हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या विवाद हैं, उन सब चीज़ों को आराम से चर्चा करेंगे। अब तक हमने एक एक देश की कहानी हमने कवर कर ली है। नेपाल में क्या सिस्टम था वो हमने कवर कर लिया, बांग्लादेश का क्या सिस्टम रहा है वो देख लिया, श्रीलंका की क्या पॉलिटिक्स रही है वो देख ली, और पाकिस्तान की क्या पॉलिटिक्स रही है वो देख ली। सारे देशों की पॉलिटिक्स के बारे में हमने समझ लिया है। साउथ एशिया के जो देश हैं ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब स्पेसिफिकली ध्यान देना, स्पेसिफिकली इस वाले वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्या क्या हैं, अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आज की डेट में देखो, मैं प्रेजेंट का सिनेरियो बताता हूँ। आज की डेट में हमारे जो मेन दुश्मन हैं, मेन दुश्मनों की बात कर रहा हूँ अपने सराउंडिंग में, तो दो दुश्मन हमारे मेन हैं। एक है बेटा हमारा चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। आपको पता है चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है। 1962 चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी और चाइना ने हमारा बहुत सारा एरिया कब्जा लिया था। उस समय पर आपको पता होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ बहुत सारी ज़मीन छीन ली थी, प्लस इन्होंने इधर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इलाका है वहाँ पर भी बहुत सारी ज़मीन कब्जे में ले ली थी। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी है। और आपको पता है इंडिया चाइना डेली न्यूज में रहते ही हैं हमारे। आप अभी भी हमारे बहुत सारे करीब 2 लाख सैनिक इंडिया चाइना के बॉर्डर पर अभी हमारे हैं। वो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि चाइना और पाकिस्तान हम जो हैं आयरन ब्रदर हैं। कैसे ब्रदर हैं? आयरन ब्रदर हैं। हालांकि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि आने वाले समय में उसको वो धीरे धीरे करके अपना गुलाम बनाने वाला है। पाकिस्तान ने बहुत सारा पाकिस्तान को लोन दिया है, तो किसने? चाइना ने। और लोन दे देकर पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहे हैं और पाकिस्तान को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि एज ऑफ नाउ आज की डेट में मैं बात करूँ तो पाकिस्तान से ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए कौन है? चाइना है। और जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसी चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कौन? चाइना। अब दुश्मन क्या यार, मतलब दुश्मनी ख़त्म भी की जा सकती है। दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश बहुत की गई थी कई बार। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उनके टाइम पर तो बस यात्रा भी हमने स्टार्ट की थी लाहौर से और दिल्ली के बीच में, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन कई बार आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब पीएम बने थे तो उसके बाद नवाज शरीफ के यहाँ पर इनकी बेटिया की शायद इंगेजमेंट थी, वहाँ पर भी गए थे। हालांकि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। तो रिलेशन इंप्रूव करने की बीच बीच में कोशिश होती रहती है, मगर एक चीज़ है जो मतलब इंप्रूव नहीं होने देती। इनके बीच का जो असली जड़ है ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो असली मुद्दा है, दैट इज कश्मीर। पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, और पाकिस्तान ने बहुत सारा कश्मीर का हिस्सा कब्जा भी रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन होल स्टोरी। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया है। तो क्या क्या मुद्दे रहे हैं हमारे बीच में, पाकिस्तान हम पर क्या ब्लेम लगाता है, हम पाकिस्तान पर क्या ब्लेम लगाते हैं, कितने हमारे अब तक युद्ध हुए हैं, कितने बैटल्स हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। कॉमन सी चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया में से ही बना है। आपको पता है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर एक एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सोचो, अंग्रेज हमको जब आज़ाद करके गए थे तो कैसे एक एक्ट पास किया था उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। उस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और उस एक्ट में क्या लिखा हुआ था? उसमें एक्ट में लिखा हुआ था कि देश का विभाजन होगा, इंडिया का पार्टीशन होगा, 2 देश बनेंगे। कितने देश बनेंगे? 2। पहला देश होगा इंडिया और दूसरा देश होगा पाकिस्तान। तो 2 पाकिस्तान बने थे उस समय पर, आपको पता होगा। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था तो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, देशी रियासतें हुआ करती थी, जिनको कंट्रोल कौन करता था? किंग्स करता था। तो प्रिंसली स्टेट्स की संख्या उस समय पर 565 के समथिंग प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। और उन प्रिंसली स्टेट्स को अंग्रेजों ने क्या बोला कि आप चाहो तो भाई साहब पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो आज़ाद रह सकते हो। ऐसा बोला किसने? मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने। अब सोचो, प्रिंसली स्टेट जो कई सालों से राजा रहते आ रहे हैं, कोई चाहेगा कि हम अपने राजा वाला सिस्टम छोड़ के हम किसी देश में मिल जाएं? तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। तो इसी बीच में हमारे आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको पता ही होगा, जिनको हम बोलते हैं आयरन मैन ऑफ द इंडिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने ही ये जिम्मेदारी ली थी कि यस आई विल इंटीग्रेट ऑल द प्रिंसिपल स्टेट्स टू ए सिंगल इंडिया। मतलब जितने भी प्रिंसिपल स्टेट्स हैं उनको सिंगल एक ही इंडिया में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जिम्मा उठाया किसने? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर बने थे, आपको पता होगा। उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी बीपी मेनन की मदद से एक प्लान बनाया और प्लान करके एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक मर्जर एग्रीमेंट बनवाया। वो मर्जर एग्रीमेंट सभी प्रिंसिपल स्टेट्स को भेज दिया।
तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय तक लगभग सारे प्रिंसिपल स्टेट्स भारत में मिल चुके थे, मगर 3 ऐसे प्रिंसिपल स्टेट्स थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया। मैं थोड़ा बिल्कुल जड़ से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। तो 3 प्रिंसिपल स्टेट ने मना कर दिया था। नंबर 1 था अपना जूनागढ़, जो आज की डेट में गुजरात में पड़ता है। नंबर 2 पर था आपका जम्मू एंड कश्मीर, और नंबर 3 पर था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में आपको पता है यहाँ पर पुलिस एक्शन किया गया था और ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और वहाँ का जो निज़ाम था उसको फिर हथियार डालने पड़े और इंडिया में मिल जाता है। हैदराबाद जूनागढ़ में आपको पता हो तो वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया था, और वहाँ पर भी मतलब थोड़ा एक्शन लेना पड़ा हमें, और रेफरेंडम करवा के लोगों ने कहा कि यस हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो वो इंडिया में मिल गया। जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस समय पर वो था हरी सिंह, राजा हरी सिंह था। राजा हरी सिंह ने बोल दिया ना, हम नहीं मिलेंगे भाई, ना तो हम इंडिया में जाएंगे और ना ही पाकिस्तान में जाएंगे। तो देश आज़ाद हो गया, कश्मीर अलग है, इंडिपेंडेंट। जब देश आज़ाद हुआ था तो कश्मीर वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, यू मस्ट नो दिस थिंग। ठीक है, तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने अपने लोगों को कश्मीर में भेजना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आर्मी को भेजना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोकल ट्राइब्स थी उनको भेजना स्टार्ट कर दिया, और पाकिस्तान ने धीरे धीरे इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर, कश्मीर में। तो जैसे जैसे पाकिस्तानी आने लगे, उनकी आर्मी आने लगी, पाकिस्तानी कश्मीर को अपने कब्जे में लेने लगे। राजा हरी सिंह को जब तक पता चला तो बहुत सारा कश्मीर जो था किसके अंडर में आ गया था, पाकिस्तान के अंडर में आ चुका था। अब कश्मीर का जो राजा था उसकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं उस समय पर कि वो पाकिस्तानियों को वहाँ से भगा सके। अब मजबूरी में फिर उनको आना पड़ा किसके पास, अपने इंडियन गवर्नमेंट के पास आना पड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू के पास आना पड़ा। कहा कि सर हमारी हेल्प करो, पाकिस्तानी जो हैं कश्मीर में घुसते जा रहे हैं, पूरा कश्मीर ले लेंगे हमसे। ठीक है, हमने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, तुम्हारी हेल्प, पहले साइन करो, मर्जर एग्रीमेंट साइन करो। तो आपको पता होगा राजा हरी सिंह ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया कि यस मैं कश्मीर को इंडिया में मिला रहा हूँ, मिला दिया। फिर हमने एक्शन लिया, किस पर एक्शन लिया, जो पाकिस्तानी कश्मीर में घुस आए थे उन पर एक्शन लिया। उनको खदेड़ते गए, पीछे खदेड़ते जा रहे थे, मगर उस समय हमने गलती कर दी। उस समय जो माउंट बैटन हुआ करते थे, लॉर्ड माउंट बैटन, जो आखिरी हमारे वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने सलाह दी किसको, हमारे प्रधानमंत्री, पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि आप इस मैटर को ले जाओ यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाओ, वो इसका समाधान करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला बीच में आके कि भाई जो जहाँ पे वहीं पे रुक जाओ। ये क्या सॉल्यूशन हुआ, जो जहाँ पे वहीं रुक जाओ। तो मतलब हमने पाकिस्तानियों को खदेड़ते जा रहे थे, मगर यूएनओ का फिर बीच में इंटरवेंशन होता है। तो बीच में मतलब जब तक मतलब उन्होंने बोला कि जो जहाँ पे वहीं पे हो जाओ, फिर भी उस समय तक भी पाकिस्तानियों के हाथ में 1/3 पार्ट ऑफ कश्मीर उनके अंडर में था। ठीक है, कश्मीर सपोज ये पूरा कश्मीर है, मान लो पूरा कश्मीर है, तो जब तक यूएन इंटरवेंशन करता है तो इतना पार्ट किसके हाथ में आ गया, पाकिस्तान के हाथ में आ गया। ये वाला पार्ट कश्मीर का नीचे रह जाता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का नाम आज क्या बोलते हैं, इसको हम पीओके बोलते हैं, जो पाकिस्तान के अंडर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये हिस्सा जो है कश्मीर का पाकिस्तान के अंडर में, और ये नीचे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे अंडर में। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान क्या कहता है, इसको बोलता है पाकिस्तान आईओके, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये कश्मीर किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इंडिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 1947-48 में, 1947 में तो बहुत सारा जो कश्मीर का हिस्सा था वो किसने कब्जा लिया, पाकिस्तान ने कब्जा लिया। हालांकि हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ा, मगर बीच में यूएनओ आ गया, तो फिर वो वाला हिस्सा तब से लेके आज तक उनके हाथ में। तो तब से लेके आज तक 1947 से ले गए 2021 तक पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रिमेनिंग कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया जाए। इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो पीओके हमसे छीन लिया गया था उस समय पर, उसको वापस लिया जाए। तो ये रहा एक बोन ऑफ कंटेंशन, जो सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दे की जड़ है, जो मतलब लड़ाई की जो जड़ है, दैट इज कश्मीर। समझ में आया पहला मुद्दा। ओके, अब जो चीज़ें देखें, फिर आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। सबसे पहला खून खराबा तो आपने पार्टीशन के दौरान देखा, जब देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा पार्टीशन हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। वो आपने बुक में देखा, चैप्टर 1 जो दे रखा है दूसरी बुक में, वहाँ पर देखा। तो सबसे पहले मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँ, पहले तो ये किस किस का मेंबर है। नंबर एक तो दोनों देश सार्क का मेंबर है, फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है सार्क की, और सार्क कब बना ये बताना है। दूसरा, मेंबर ऑफ एससीओ, ये बुक में नहीं दे रखा मगर आपको पता होना चाहिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये पार्ट है इंडिया और पाकिस्तान दोनों। ठीक है, तीसरा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी दोनों देश पार्ट हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, यूएनओ कब बना, व्हेन यूएनओ वाज फॉर्म्ड, तो उसका आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम आपको कमेंट करके बताने हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, उनको आपको कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के दोनों मेंबर है, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ही देश, पता ही आपको हिस्ट्री इनकी कि दोनों ही देश इंडिया, जो पाकिस्तान है वो इंडिया में से ही निकला है 1947 में, अलग नहीं है, ठीक है। खैर युद्ध की बात करें तो 1947-1948 में पहला युद्ध हो चुका था, जिसमें आपको पता है पीओके चला गया पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम आज भी कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है, वो कह रहे हैं हमारा है। पार्टीशन के दौरान ये घटना हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1965 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है, आपको पता है 1965 में फिर हम पाकिस्तान को हरा देते हैं। लड़ाई क्यों हुई? कश्मीर को कौन कंट्रोल में करेगा, मुद्दा यह था कश्मीर को कंट्रोल करने का। तो 1965 में पाकिस्तान को फिर हराया जाता है इंडिया के द्वारा। और फिर इसके बाद 1966 में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मगर वो एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था? ताशकंद, उस समय जो यूएसएसआर हुआ करता था वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था। तो 1966 के एग्रीमेंट को, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसको हम बोलते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। जो यूएसएसआर पहला था उसमें हुआ था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना है। 1966 का जो एग्रीमेंट हुआ था किस किस के बीच में हुआ था? भारत के पीएम कौन थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके, फिर 1971 में लड़ाई होती है, आपको बताइए इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण होता है, बांग्लादेश बनता है। जो ईस्ट पाकिस्तान था वही क्या बन जाता है? बांग्लादेश बन जाता है। पूरी कहानी में समझा चुका हूँ। और पाकिस्तान की फिर यहाँ पर बुरी हार होती है, पाकिस्तानियों को हमने बंदी बना लिया। 93,000 सोल्जर्स जो थे पाकिस्तानी, उनको हमने क्या बना लिया था? प्रिजनर ऑफ वॉर। फिर इस इशू को सेटल करने के लिए फिर एक एग्रीमेंट होता है 1972 में, जिसको हम बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, शिमला एग्रीमेंट, चलो इसको तो मैं बता देता हूँ। शिमला एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ? इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वही मैटर क्या था? वही जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको वापस लेना था, ठीक है। तो जो इशू था इसको सेटल करने के लिए हुआ था। इंडिया की तरफ से हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो, वो उनके मतलब पाकिस्तान की तरफ से थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी का नाम बताओ, कौन सी पार्टी थी, ठीक है। ओके, फिर 1999 में आपको पता है कारगिल वॉर होता है। कारगिल वॉर में फिर हमने पाकिस्तान को धूल चटाई। तो यहाँ पर पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं, तब से लेके वो आज तक अभी भी कोशिश करता रहता है छोटी मोटी। आपको पता है एलओसी के जो पास है, एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर आप देखना फायरिंग चलती रहती है। कभी पाकिस्तानी फायरिंग करते हैं तो जवाब में इंडिया वाले फायरिंग करते हैं। तो इस फायरिंग के दौरान हमारे हर साल कई सारे सोल्जर्स जो हैं शहीद हो जाते हैं। मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, समस्या आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। पाकिस्तानी और इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, दोनों देशों को नुकसान हो रहा है। अगर ये मैटर सॉल्व हो जाए तो कितने सारे हमारे सोल्जर्स हैं वो शहीद होने से बच जाएँ। और जो पैसा हम मतलब डिफेंस पे लगा रहे हैं, उसी पैसे को किस में खर्च कर सकते हैं? अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान भी अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकता है, इंडिया भी अपने देश के डेवलपमेंट में खर्च कर सकता है, मगर हमारा बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा पैसा किस में जा रहा है? सिर्फ डिफेंस में जा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये वॉर्स की बात होगी, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर मेन कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, मेन इशू कौन कौन से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? एक तो है कश्मीर इशू, आपको बताइए। लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में आई थी, जो पीओके जो है नीचे जम्मू कश्मीर और ऊपर पीओके, उसके बीच में जो लाइन है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, पहले नहीं थी। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आपके लिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वो आपको कमेंट करके बतानी है। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है, तो वो ग्लेशियर बहुत हाइट पर है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर को कौन कंट्रोल करेगा? इस पर किसका अधिकार होगा? इसके ऊपर विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की थी कि इसको कब्जे में ले लें। यहाँ पर हमारी फोर्सेस, इवन पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पर तैनात रहती है, माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पर फिर भी फोर्सेस रहती हैं। किस वजह से? कि मतलब कहीं पाकिस्तान इंडिया वाले एरिया को कब्जा ना कर ले, और वो इसलिए रखते हैं कि इंडिया उधर के एरिया को कब्जा ना कर ले। तो सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल को लेकर अभी भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में इशू है। ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, मतलब पाकिस्तान कोशिश करता है कि हम इंडिया से ज़्यादा हथियार रखें, इंडिया कोशिश करता है हम पाकिस्तान से ज़्यादा हथियार रखें। क्यों हथियार ज़्यादा रखें? क्योंकि इनके से लड़ाई होगी तो क्या होगा, ठीक है। ये भी एक मुद्दा है। एक है बेटा गुजरात के पास रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ के पास एक जगह है सर क्रीक। तो सर क्रीक वाला जो रीजन है अभी उसमें वहाँ पे डिमार्केशन नहीं हुआ है, मतलब डिमार्केशन मतलब लाइन नहीं खींची है कि कौन सा एरिया पाकिस्तान का है कौन सा एरिया इंडिया का है। तो सर क्रीक जो एरिया है उस पर अभी लाइन खींचने को लेकर के ये हमारा है और ये तुम्हारा है, ये अभी डिस्प्यूटेड है। सर क्रीक वाला जो रीजन है कहाँ पर है? ये गुजरात में, जगह का नाम क्या है? रन ऑफ कच्छ। आपको पता है गुजरात से बगल में पाकिस्तान लगता है, तो इस एरिया का भी डिमार्केशन नहीं हुआ है। वहाँ पे पता नहीं है कौन सा वाला एरिया पाकिस्तान का है कौन सा इंडिया का है, तो ये भी डिस्प्यूटेड है। ये एरिया हमें देखने में, ये जो डिस्प्यूट है हमें सर क्रीक वाला देखने में माइनर लगता है, छोटा सा लगता है, मगर
अब सर्क्रिक वाले रीजन में आपको पता है वहाँ ओशन है, पानी है, तो उस पानी में वाटर जो रिसोर्सेस हैं, ओशन के जो रिसोर्सेस हैं, सी के जो रिसोर्सेस हैं, उस पर किसका अधिकार होगा। सपोज मछली निकालनी है किसी को, मछली बहुत ज़्यादा होती है सी में, तो मछलियों को निकालना है तो कौन निकालेगा, कहीं लड़ाई ना हो जाए आपस में, तो कंट्रोल किसका होगा रिसोर्सेज पर, सी रिसोर्सेज पर, ये भी एक मुद्दा है। तो ये भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुए हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यू रिजॉल्व करने के लिए कई बार कोशिशें भी होती रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री मतलब बातचीत होती रहती है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होती रहती है, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बातचीत होती रहती है, मगर ये मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैटर सॉल्व कैसे होगा भाई, पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा कश्मीर हमारा है, इंडिया कह रहा है कि तुमने POK ले लिया वो भी हमारा है, अब कैसे दे बताओ। तो अगर यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकालें, बैठ के शांति से निकालें तो मामला सॉल्व हो, मगर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन कन्फ्लिक्ट्स हैं। एक और मेन कन्फ्लिक्ट्स में मैं लिख देता हूँ बेटा, अब ये तो है एक टेररिज्म लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अब भाई टेररिज्म मतलब आतंकवाद, बहुत बड़ी समस्या है, आतंकवादी इंडिया में हमले होते रहते हैं, आपको पता ही है। खैर, अब न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें तो आपको पता होगा इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है। एक तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने 1974 में, और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। जब हमने 1998 में ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण नाम की जगह पर राजस्थान में, उसके कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया कि इंडिया के पास जब न्यूक्लियर वेपन आ गया तो पाकिस्तान ने भी इसी जिद में कि यार हम भी मतलब इंडिया से पीछे ना रह जाएं, तो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1998 में। डेफिनेटली इसमें चाइना ने उनकी मदद की थी, और जगह जिस पर किया था उसका नाम था चगई हिल्स में इन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो एज ऑफ नाउ, आज की डेट में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट, दोनों की दोनों कंट्री कैसे हैं, न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों के दोनों कंट्री पर न्यूक्लियर पावर है, दोनों के दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा बीच बीच में पाकिस्तान धमकी दे देता है इंडिया को कि अगर तुमने जम्मू कश्मीर में कुछ किया तो हम तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, है ना। तो भैया हमने भी हाथों में चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं, हमने भी वो सजाने के लिए थोड़ी रख रखे हैं, कौन से न्यूक्लियर वेपन्स, हम भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। पर हालांकि न्यूक्लियर वेपन यूज करना इट्स नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉर एक ही बार हुआ है, आपको पता होगा जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय पर पहली बार न्यूक्लियर अटैक हुआ था जापान पर। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। हिरोशिमा और नागासाकी वहाँ पर बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है, किसके द्वारा, जापान पर गिराए गए थे, अमेरिका के द्वारा। तो वो तभी हुआ, उसके बाद यूज नहीं हुआ, और आपको पता है कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था। आज तक वहाँ पर लोग लूले लंगड़े और मतलब डिसेबल्ड पैदा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कई जनरेशन इसको भुगतती हैं, किसको, अगर न्यूक्लियर वेपन का अटैक होता है। तो ये इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है। ओके, अब इंडिया पाकिस्तान को कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम करता है। किन किन चीज़ों के लिए ब्लेम करता है, नंबर 1, भारत में टेररिज्म कौन फैला रहा है, पाकिस्तान फैला रहा है। और नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में भी कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो हम कहते हैं ये इसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, और कई बार सबूत भी हमें मिले, हमने सौंपे भी हैं। डेफिनेटली कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में वायलेंस, जम्मू कश्मीर आपने सुना होगा, हमेशा घटनाएं चलती रहती हैं, जम्मू कश्मीर में कभी भी शांति नहीं रहती। तो जो वायलेंस हो रहा है वहाँ पे, जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पे, उस वायलेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, ऐसा इंडिया कहता है। और ये जो इंडिया कहता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो कश्मीर में जो मिलिटेंट हैं, मिलिटेंट का मतलब कश्मीर के जो लोग भारतीय सरकार के खिलाफ हैं, कश्मीर के लोग जिन्होंने हथियार उठा लिए, उनको क्या बोलते हैं, मिलिटेंट बोलते हैं। जो हमारी सेना पर अटैक करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं या उन पर अटैक करते हैं, आतंकवादियों की हेल्प करते हैं। तो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इन कश्मीरी मिलिटेंट की हेल्प कर रहा है, इनको आर्म्स प्रोवाइड करा रहा है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, इनको पैसा दे रहा है, इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। ये डेफिनेटली है, सही बात भी है। तो इस चीज़ के लिए ब्लेम करता है इंडिया। प्लस पाकिस्तान, अब देखो 1985 से 1995 के बीच में एक खालिस्तानी मूवमेंट चला था। खालिस्तानी मूवमेंट आपको पता है, जो पंजाब वाला एरिया है, तो पंजाब वाले एरिया में कुछ लोगों ने मतलब डिमांड की कि ये जो पंजाब वाला एरिया है इसको एक खालिस्तान बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, खालिस्तान, एक अलग से देश बना दिया जाए। तो इंडिया ब्लेम करता है कि पाकिस्तान ने जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट थे, जो क्या चाह रहे थे, पाकिस्तान वो खालिस्तान बनाना चाह रहे थे, एक अलग से देश बनाना चाह रहे थे सिखों का, उनको इन्होंने क्या किया, आर्म्स प्रोवाइड किया, अम्यूनेशन प्रोवाइड किए, मतलब गोला बारूद हथियार ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी 1985 से 1995 के बीच में। ये ब्लेम करता है इंडिया। साथ के साथ में इनकी एक एजेंसी है पाकिस्तान की जिसका नाम है ISI, नाम बहुत सुना होगा आपने, फुल फॉर्म है इसकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, कमेंट करके आपको बताना है, उसकी फुल फॉर्म भी बतानी है, ठीक है। तो हम इस ISI को भी ब्लेम करते हैं, किसके लिए, एक तो ISI का हाथ है किसमें, आतंकवाद फैलाने में, ये आतंकवादियों की हेल्प करती हैं।
आईएसआई जो है एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अपना जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, ये सारे जो स्टेट आते हैं किसमें आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारा मानना है कि जो आईएसआई है वहाँ पर एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है, भारत विरोधी कैंपेन चला रही है। प्लस ये जो आईएसआई है सीक्रेटली ऑपरेट कर रही है, कहाँ कहाँ से ऑपरेट कर रही है, बांग्लादेश और नेपाल में रह के ऑपरेट कर रही है, और इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के लिए इंडिया ब्लेम करता है किसको, पाकिस्तान को। अब ऐसा नहीं पाकिस्तान ब्लेम नहीं करता, पाकिस्तान भी इंडिया को ब्लेम करता है। किसके लिए ब्लेम करता है, नंबर 1 पाकिस्तान में, वो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में टेरर फैला रहा है, इंडिया पाकिस्तान में टेरर फैला रहा है। प्लस पाकिस्तान जो मेन चीज़ जो है वो कहता है कि पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस हैं, 2 स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, पाकिस्तान क्या बोलता है, प्रोविंसेस। तो पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस हैं, सिंध और बलूचिस्तान, ध्यान रखना, सिंध और बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान कह रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है, ट्रबल क्रिएट कर रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है। आपको पता होगा बलूचिस्तान जो है आज की डेट में डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने की। बलूचिस्तान क्या डिमांड कर रहा है, पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों पर। तो वो चाह रहे हैं कि हमको एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए, वहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग हैं डिमांड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ये पाकिस्तान का मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की A to Z मैंने पूरी स्टोरी बता दी है, ठीक है, सारी चीज़ आई होप आपको क्लियर होंगी। तो अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, भारत का अभी फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, उसका कमेंट करके बताना है। प्लस पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, वो कमेंट करके आपको बताना है। तो टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।